घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। लैंड बिल को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तीखा हमला। राहुल ने कहा सूट बूट पहनकर आते हैं सबसे बड़े चोर। और सरकार ने लैंड बिल पर विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। संयुक्त समिति के पास भेजा भूमि अधिग्रहण बिल। भूमि अधिग्रहण बिल पे झगड़ा और ये तकरार आज लोकसभा में कल पेश किया था। आज उस पे जो भाषणबाजी इसकी शुरुआत हुई, विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने जो कहा उसको हम दिखाते हैं कि कैसे दिन में सूट बूट पहन के बड़े चोर आते हैं। आखिर राहुल गांधी का इशारा किस तरफ था, क्या कहना चाहते थे राहुल गांधी, पहले उस बयान को आप देखें। इकोनॉमिस्ट ने कहा, सोवियत यूनियन पे काम करते थे, उन्होंने कहा मैं सोचता था कि चोर रात को आते हैं, छुप के आते हैं, खिड़की के अंदर से कूद कर आते हैं, मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपीए लैंड बिल के बाबत जो बातें कही वो भी आपको हम दिखाते। सुषमा जी थी, वो आज यहां नहीं है। अडवाणी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जो शायद मुझे ठीक याद हो तो यहां बैठते थे और जब हमने बिल पास किया था तो उन्होंने यूं ताली बजाई थी, उसी बिल का समर्थन किया था। और आज पता नहीं क्यों पलट गए। दो कारण हो सकते हैं, एक सचमुच में उनका दिल बदल गया, या दो वो घबराते हैं कि भाई गलत बात ना बोल दे, फंस जाएंगे। जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मजदूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं उनको मिले। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर यहां नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे, सड़क पे जाके रोकेंगे आपको। कुल मिलाकर के किसानों के लेके भी राहुल गांधी ने कई बातें कही, यहाँ से नहीं तो सड़क पे, संसद नहीं तो सड़क पे। कुल उपेंद्र जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं कृष्णवीर चौधरी जी, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, हमारे साथ आरसी यादव जी हैं, सीपीएम के नेता हैं, रमादास शर्मा जी हैं कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले आपसे उपेंद्र जी जानना चाहेंगे, ये जो आक्रामक तेवर और ये शब्दों का चयन है राहुल गांधी का, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, राहुल गांधी के आक्रामक तेवर तो उस समय भी थे जब इनकी पार्टी सत्ता में थी। जी, जब इनकी पार्टी सत्ता में थी उसमें भी बहुत आक्रामक ढंग से बोलते थे। उसमें भी आपको याद होगा कि इन्होंने ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी थी। एक उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई मैनिफेस्टो था किसी पार्टी का, उसको फाड़ दिया था। तो आक्रामकता तो पहले भी थी, लेकिन अब भाषण की क्वालिटी है वो बेहतर हो गई है। और चूंकि विपक्ष में आ गए हैं तो विपक्ष को आक्रामकता अच्छी लगती है। जब सत्ता में आप रहते हैं तो आपकी आक्रामकता बहुत हास्यास्पद लगती है कि आप किसके खिलाफ आक्रामक हो रहे हैं जी। तो ये विपक्ष में, मैं पहले भी लोकसभा चुनाव पहले में बोलता था कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे विपक्षी नेता साबित होंगे। और मैं इस विपक्षी नेता के जो उनके हमले थे उसका जवाब कैसे दिया चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, वो आपको हम दिखाते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ना सिर्फ राहुल गांधी पे बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, लैंड एक्विजिशन, तमाम चीजों पे उन्होंने जवाब दिए। मेरे पास आंकड़े हैं कि 1 जनवरी 2014 से लेके और आज 12 मई तक इस देश के अंदर इस एक्ट के तहत, जिसको ये कहते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक पंजाब में कोई 100 एकड़ जमीन और कुछ उड़ीसा में बहुत ही थोड़ी 100 से भी कम और एक और राज्य में 36 एकड़। आप सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश में 2013, उसके बाद आसाम नील, गोवा नील, मणिपुर नील, मेघालय नील, मिजोरम नील, पंजाब 26 एकड़,
सिक्किम नील, तमिलनाडु नील, त्रिपुरा नील, वेस्ट बंगाल नील, चंडीगढ़ नील, दिल्ली नील, लक्षद्वीप नील, पौंडीचेरी नील, दमन एंड दीव नील, और एक ओडिशा के अंदर 303 एकड़ जमीन एक्वायर की गई। श्रीमती सोनिया गांधी ने नैनीताल के अंदर एक कॉन्क्लेव बुलाया कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स का, उसमें कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आए। इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि मैं ये चाहती हूं कि किसान की जो मल्टी क्रॉप जमीन है वो किसी भी हालत में एक्वायर नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि हरियाणा के अंदर जब ये अपना भाषण दे रही थी, हरियाणा के अंदर जमीनों का मल्टी क्रॉप लैंड का अधिग्रहण हो रहा था। उपेंद्र जी सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे, तो राहुल के सवालों का जवाब कैसा आपको दिखा इस पे? राहुल ने जो सवाल किए पॉइंटेड, उसका जवाब तो इसमें है नहीं जी। आप ये कह रहे हैं कि वहां नहीं अधिग्रहण हुआ, वहां अधिग्रहण नहीं हुआ, वहां बहुत कम अधिग्रहण। सवाल उठता है कि अधिग्रहण क्या जरूरी था? आप बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी था अधिग्रहण और नहीं हुआ, तब तो मतलब अधिग्रहण होना अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, अधिग्रहण करना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। अधिग्रहण किस लिए नहीं हुआ, किस लिए सरकार करना चाह रही थी, उनका सीधा सवाल था। जो और भी डिटेल में अगर जिन लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पूछ रहे थे कि सेज के लिए जो जमीन आई थी उसका 40% जमीन अनयूटिलाइज्ड है, सरकार उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती है? केंद्र सरकार के पास बहुत जमीन है पहले से, सरकार उसका क्यों इस्तेमाल नहीं करती है? राज्य सरकारों के पास बहुत सारी जमीन है पहले से, उसका सरकार क्यों नहीं इस्तेमाल करती है? उसका पहले इस्तेमाल करे, उसके बाद एक प्रायोरिटी बना दे कि औद्योगिक विकास के लिए हम किस जमीन के किस टुकड़े का पहले इस्तेमाल करेंगे। तो जो जमीन औद्योगिक जमीन के नाम पर ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है, वो आइडल पड़ी हुई है, पहले उसका करते। ये जो पॉइंटेड सवाल उन्होंने किया था, पॉइंटेड सवाल का जवाब आपको लगता है कि सरकार की तरफ से नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। वो अपनी तरफ से कुछ और आंकड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ क्या था ये पता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं श्याम जाजू जी हमारे साथ हैं। श्याम जी, आखिरकार चलिए, सरकार की तरफ से भी एक नरम रुख के संकेत हैं कि अब संयुक्त समिति के पास बिल को भेज दिया गया है, कानून को बनने की प्रक्रिया एक नई तरह से, जो विपक्ष पहले से इस बात को तैयार था कि इसको आप संयुक्त समिति में भेजिए, सरकार ने भी फैसला किया। लेकिन कुल मिलाकर के जो हमले आज राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे, मोदी सरकार पे बोला, उसको देखें और सरकार के जवाब को देखें। जो उपेंद्र जी कह रहे थे कि पॉइंटेड जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। भूमि अधिग्रहण बिल कोई पहली बार चर्चा में नहीं आ रहा है, इसके पहले भी लोकसभा में बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी, राज्यसभा में हुई थी और इस बार भी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सब बातें इसके पहले भी चर्चा में आ चुकी है। भूमि अधिग्रहण बिल के विषय में इमेज वर्सेस रियलिटी का यह लड़ाई चल रही है जी। एक्चुअली रियलिटी में जो भूमि अधिग्रहण बिल जिस इंटेंशन से लाया जा रहा है, उसका जो व्यवहारिक स्वरूप है, उसमें जो अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया गया है और जो सरकार का इंटेंशन है, उसको ध्यान में ला लेते हुए केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को गए 12 महीने में एक भी इशू मिला नहीं, जो इशू मिले उसमें ताकत नहीं थी और वो उनको भुना नहीं पाए। तो कोई तो भी इशू के सर्च में रहने वाले कांग्रेस पार्टी को ध्यान में नहीं आ रहा कि आपने जब ऐसा यही भूमि अधिग्रहण बिल लाया था, तब भारतीय जनता पार्टी का कई बातों में विरोध होते हुए केवल वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमने उसमें कॉम्प्रोमाइज किया था। आज आप जिस इंटेंशन से केवल विपक्ष की भूमिका करने के लिए और राहुल गांधी कुछ अपने तौर तरीके बदलने से कोई बहुत बड़ी भूमिका में जनता में कोई असर हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। फर्क इतना ही हुआ है, जो इसके पहले वो भूमिका कर नहीं पा रहे थे, वो अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जान रही है, जब तक किसानों को अल्टरनेट कोई इनकम का जरिया वहां पर गांव में उपलब्ध ना हो, उस पर वहां का नेशनल हाईवे हो, वहां का रेल के पटरी हो, वहां पर जो कोई प्रोजेक्ट लाने हैं देहात के विकास के लिए, ये जब तक नहीं आएंगे तो देहात खाली होते रहेंगे, वो शहर की ओर पलायन करेंगे, उनका विकास नहीं हो सकता। खेती के साथ साथ उसको अल्टरनेट सपोर्टिव कोई ना कोई इकोनॉमी वहां खड़ी होनी चाहिए और एट द कॉस्ट ऑफ उपजाऊ जमीन के कॉस्ट पे ये कोई कर नहीं रहा है। सरकार ने बार बार कहा है कि बंजर जमीन जो वहां पर उपलब्ध है, इसके पहले जो सरकार ने एक्वायर की है, यह सब जमीनों का उपयोग करने के बाद आवश्यकता पड़ी तो
हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत साफ है, कोई कारपोरेट हाउस के लिए सरकार काम नहीं कर रही, सरकार वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन ये काम कर रही है, उस हिसाब से इसको देखना चाहिए। जी रामाधार जी, राहुल गांधी ने बड़े सारे आरोप लगाए, बड़े आप 10 साल 60 साल पता नहीं आपने आखिर सालों में आप भूमि अधिग्रहण कानून बिल बना के आपने कानून बनाया और उसमें सरकार की तरफ से कई जो खामियां हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इस वक्त यह लड़ाई एक सियासी लड़ाई में तब्दील होते हुए दिख रहा है, जिसमें कि राहुल गांधी अपने सियासी जमीन जो खो गए हैं उसको भी बचाने के प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह के उन्होंने आज हमले बोले, उपेंद्र जी कह रहे हैं पॉइंटेड जवाब नहीं मिला। आपको लगता है कि जब इस पे कई बार चर्चाएं हो चुकी है, बहस हो चुकी है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर के आप इसको लगातार इस दबाव में थे कि नहीं इसको संयुक्त समिति के पास भेजा जाना चाहिए? देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव सिर्फ इस उद्देश्य से लाया गया कि कुछ औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाया जा सके। देखिए दिलीप जी, वास्तविकता यह है कि पूरी दुनिया की आबादी का 17% लोग हमारे देश में रह रहे हैं और कृषि योग्य भूमि जो पूरे दुनिया में है उसका मात्र 2% भूमि हमारे यहाँ है। तो इसलिए हमारे यहाँ जमीन पर ऐसे भी किसानी के लिए खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं, जीविकोपार्जन जो खेतों से कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर, उन जमीनों के ऊपर वैसे भी शुरू से ही दबाव रहा है। भूमि अधिग्रहित की जाती रही है, पहले भी पूर्व में बहुत सारी परियोजनाओं के लिए, कॉलोनीज बनाने के लिए अधिग्रहित होती रही हैं और किसान थक हार के मुआवजा लेके घर में बैठने को विवश होते रहे हैं। भट्टा परसौल कांड के बाद, भट्टा परसौल में जो आंदोलन हुआ, किसानों ने जो विरोध जताया वहां का, उसके बाद से इस सारी परिस्थितियों में बदलाव आया और पूरे देश के किसान आज के दिन में अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते। औद्योगिक घराने ये चाहते हैं कि वो जानते हैं इस बात को कि मेरे यहां सोने का कीमत एक लेवल तक बढ़ेगा फिर नीचे आ जाएगा, शेयर का कीमत एक लेवल पे बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, लेकिन भूमि जो है, जमीनें जो हैं, इनकी कीमत कभी कम नहीं होगी। तो ये गिद्ध दृष्टि जो पड़ी हुई है औद्योगिक घरानों को, उसको रोकने के लिए यह कानून लाया जा रहा है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, कर रही है और आगे भी करेगी। कांग्रेस विरोध कर रही है। कृष्णवीर चौधरी जी, आपसे तीसरा पक्ष जानते हैं कि कुल मिलाकर के इस पे जो विवाद है लगातार, जब से ये पहले भी इस विवाद हुआ, अब भी विवाद है, अध्यादेश के बाद भी विवाद है, और अब आज जब आपने देखा होगा कि जो संसद लोकसभा में जो कुछ चर्चाएं हैं उसमें आपने देखा किस तरह से उस पर सियासी हमले किए गए। उसमें तथ्य भी थे, कुछ ऐसी बातें थी जिनमें लगता था वो सिर्फ सियासी कारणों से ही की जा रही है। कुल मिलाकर के भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष होने के नाते, किसान नेता होने के कारण क्या देखते हैं कि इसमें क्या खामियां, क्या खूबियां आपको नजर आती है? क्या वाकई जो बात कह रहे रामाधार जी कि ये कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाएगा? ऐसा है, ये तो पूरे देश ने देखा है। 2005 में जब SEZ का एक्ट बनाया था UPA 1 में जी, और 2013 तक जी, तो हकीकत ये कि 5,75,000 एकड़ भूमि सेज के नाम पर UPA 1 और 2 ने एक्वायर कराई और वो भी कौड़ियों के दाम पर लूट मचाई गई। तो कारपोरेट की बात तो सही है कि कारपोरेट के लूट मची थी जी, और उसकी 75% के करीब भूमि आज भी अनयूटिलाइज्ड है, उसमें कोई काम नहीं किया गया। आज जो राहुल गांधी जिस भाषा को संसद में बोल रहे हैं और जिस तरीके का इनका 2-3 बार का जो भी करनी और कथनी पहली संसद में रही UPA 1 में, क्या ये वही राहुल गांधी नहीं थे जो आज है? और उस समय ये नहीं थे जब इनकी सरकार खुलेआम लूट रही थी किसानों को, किसान आत्महत्या कर रहा था, मर रहा था। किसान एक दिन में बर्बाद नहीं हुआ। मैं आपको बहुत, दिलीप जी आपने सवाल ऐसा छेड़ दिया कि मुझे जवाब देना बहुत जरूरी हो गया। आर्थिक नीतियों की वजह से जिस तरीके से किसानों को आज इस स्थिति में तोड़ा गया कि 3 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की, अपराधी कौन? वो नीतियां जो सरकारों में रहे लोग और जिन्होंने उन नीतियों को लागू किया। उदारीकरण के नाम पर जिस तरीके से भारी नुकसान किसानों को हुआ जी। रही बात विकास की, आज देश एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है। हमें बड़ी उम्मीद थी 2005 में जब बड़े वायदे किए गए थे SEZ के नाम पर कि बड़े रोजगार मिलेंगे किसानों को, बहुत कुछ हो जाएगा, किसान अमीर हो जाएंगे। हुआ क्या? करोड़ों लोगों के मुंह की रोटी छीन ली। उसके लिए अपराधी कौन? किसने किया वो सब पाप किसानों के साथ? आज किस मुंह से हिमायती बनना चाहते हैं? कल उनको बर्बाद किया आपने, आपकी नीतियों ने बर्बाद किया किसानों को, उनको भिखारी बनाया, उनको आत्महत्या करने के लिए विवश किया। आपकी पार्टी नहीं थी,
आप पार्टी के नेता नहीं थे। आप कौन सी नौटंकी करना चाहते हैं? आज क्या करना चाहते हैं? यूपीए 1 में हमारे कुछ कम्युनिस्ट मित्र थे, मैंने उनसे भी तब यही कहा था कि क्यों नहीं बोलते आप, सरकार अपराध कर रही है, आपको बोलना चाहिए, देश के हित में बोलना चाहिए। आज इस देश में लगभग 40% नौजवान कृषि को के घाटे का सौदा बना दी गई है। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कृषि को घाटे का सौदा इस देश की उन आर्थिक नीतियों ने बनाया। देश का नौजवान आज सिपाही की नौकरी करने के लिए बाप पे दबाव डालता। हकीकत यह है, नेता स्वीकार करे या ना करे किसी पार्टी की, हकीकत यह है कि वो सिपाही की नौकरी करने के लिए, रिश्वत देने के लिए जमीन बेचना चाहता है, सरकार में चपरासी की नौकरी करने के लिए जमीन बेचना चाहता है। आखिर इसके लिए अपराधी कौन है? हम लोग अपराधी हैं, नीतियां अपराधी हैं, वो राजनीतिक दल अपराधी हैं जिन्होंने नाम तो किसानों का किया लेकिन काम धनवानों का किया था। आज आप आगे और आ जाइए। जमीन, एक मिनट दलीप जी, जमीन रबर नहीं है कि खींच के बढ़ा देंगे। हमने जो डिवीजन होता रहा, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, और बंटवारा होता चला गया। 85% किसानों की जोत आज 2 एकड़ से कम है। नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? कैसे मुनाफे की हम खेती कर सकते हैं जब तक हम एक ही आदमी को उस पूरी जमीन पे ना रखें कि तुम इसे करो, और दूसरा जो परिवार के लोग हैं वो कुछ डेयरी करें, कुछ एग्रो प्रोसेसिंग करें। आप जानते हैं 7 साल से ज्यादा हो गया, मैंने बराबर सरकारों से यह कहा कि जब तक, क्या गांव के किसानों का यह हक नहीं है कि उनको विकास में भागीदार बनाएं आप, उनको रोजगार के संसाधन मुहैया करें आप उनको भिखारी बनाए रखना चाहते हैं, आप उनको कुचला दबा हुआ रखना चाहते हैं इसलिए कि वो आपके गुलाम रहे और आप उनसे वोट लेते रहे, नौटंकी करें मंचों पर खड़े होकर, और आपको सिर्फ उनको ये समझते हैं कि आप उनका एक पक्ष और है, अपराधी है आप उसको। हमारे साथ एक आरसी यादव जी है, सीपीएम के नेता। आप कांग्रेस कह रहे हैं कि ये कुछ उद्योगपतियों के लिए कुछ इस तरह के ये काम किए जा रहे हैं कि उससे फायदा हो। कृष्णवीर चौधरी कह रहे हैं ये तो पहले से होता रहा है। अगर वो सेज की बात उन्होंने उदाहरण दिया, बोला जिस तरह, और कह रहे हैं आज आप विकास गांव का नहीं करना चाहते हैं, किसानों का नहीं करना चाहते हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो गांव और किसानों का विकास नहीं चाहते हैं, अगर एक शब्दों में मैं कहूँ तो, और आप भी विरोध कर रहे हैं। जी, हम लोग विरोध कर रहे हैं, और हमारी पार्टी जो पहला जो 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट जो होगा तो उसका भी विरोध कर रही थी। लेकिन ये है कि पार्लियामेंट में हमारा बहुमत नहीं था, तो सब लोगों ने मिलजुल करके एक जो उस समय कानून बना था तो उसमें हम लोगों की भी काफ़ी मतलब कुछ बातें थी, और हम लोग थोड़ा संतुष्ट हुए। सारी बात हमारी तो नहीं थी, और सारी हमारी बात जो है उसमें हम सब कुछ हमारे अनुसार जो है कानून नहीं बन सकता था। लेकिन ये था कि सारी जो पार्टियां थी, जो आज बीजेपी रूलिंग पार्टी है, उसके भी सपोर्ट से, थम्पिंग मेजॉरिटी से वो कानून बना था। और ये हालांकि उसमें भी जो है जो कारपोरेट सेक्टर था उन लोगों के लिए काफ़ी सुविधा थी, काफ़ी पक्षपातपूर्ण था। लेकिन ये जो पार्टी का जो बीजेपी की सरकार जो आई है, ये पूरी तरह से जो है जो कारपोरेट लोगों के लिए पूरी तरह से उनके फायदे के लिए एकदम अपने दरवाजे खोल रही है, और इसको बहुत दिन के बाद जो है कारपोरेट और पूंजीपति घरानों को सेवा करने का मौका मिला है, और खुल करके करना चाहिए। आज आप कह रहे हैं जो बात, फिर कृष्णवीर चौधरी जी बता रहे हैं कि आपने 2000 जब आप यूपीए में थे, आप समर्थन दे रहे थे, उस समय भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन ली गई, तब आपने विरोध नहीं किया। वो किसके पास गए? वो क्या किसी किसानों को दिया गया? वो भी तो उद्योगपतियों के पास गया, वो भी जमीन है उस जो आज जिसमें से कह रहे हैं किशन जी की 75% जमीन जो है आज उस पर काम नहीं शुरू हुआ है। हाँ, हम लोग हमारी पार्टी का जो मांग है कि जो अनयूज्ड जमीन है वो जो है जिसके पास की जमीन थी, अगर यूज नहीं हो रहा है तो उसको वापस की जानी चाहिए। उसका एक कानून नियम होना चाहिए कि 5 साल तक। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का समय हो रहा है। उपेंद्र जी, इस पे मैं चर्चा की, जो सेज की जमीन है उसके बाबत कोई बात नहीं हो रही है। जो जमीन है उसके बारे में 2013 का जो एक्ट है उसमें स्पष्ट है कि अगर 5 साल तक इस्तेमाल नहीं जमीन हो रही हो तो वो जमीन वापस हो जाए। तो उसके तहत, उस एक्ट के तहत अब उस जमीन को वापस लेने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए सरकार को। लेकिन जो नया एक्ट बन रहा है उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि 5 साल का जो क्लॉज है वो खत्म किया जा रहा है।
तो ये एक दोनों में बहुत 5 साल के प्रोविजन को खत्म किया जा रहा है या उसमें प्रोविजन है कि जो किसान चाहेगा वो निर्णय होगा? नहीं, वो तो अलग है, कंसेंट का मामला तो अलग है, लेकिन नहीं 5 साल वाले क्लाउज में जो अध्यादेश जो उसमें सुधार ऑर्डिनेंस में ये था, क्योंकि अगर वहां पे 5 साल में वो काम शुरू नहीं होता या लिटिगेशन का टाइम अगर जाता है, लिटिगेशन का टाइम अगर 3 साल होता है और वहां पे प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता है 8 साल के बाद, 5 साल का समय प्लस 3 साल अगर लिटिगेशन शुरू हो जाना चाहिए काम। हाँ, अगर शुरू नहीं होता है, अगर उस पर काम शुरू नहीं होता है तो किसान का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। उसे देखिए वो कि सरकार उसको वापस ले ले, फिर वो किसान को दे एक टेक्निकल और भी कई लेने के बाद फिर जो हो और भी कई मसले। छोटा सा ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल पे, और वो बिल जिसे अब संयुक्त समिति जो पार्लियामेंट की है, जिसमें राज्यसभा से 20 सदस्य होंगे, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे, और इससे हेड करेंगे एस.एस. अहलुवालिया साहब जो दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और कांग्रेस का इस कांग्रेस जो है, कांग्रेस के भी 2 मेंबर हैं, और इसके अलावा जो टीएमसी हैं वो उसका मेंबर है, बीजेडी के मेंबर हैं, शिवसेना के हैं, टीडीपी के हैं, साथ ही साथ टीआरएस और वाईएसआरसीपी के भी इसमें सदस्य हैं। और इसके बाद एक तो ये है कि सियासत जो इस पे भूमि अधिग्रहण बिल पे जो सियासत है उस पे कुछ विराम लगने की संभावना है। उपेंद्र जी, आपको लगता है या यहाँ से सियासत की ज़्यादा शुरुआत होगी? अभी देखिए सियासत तो होगा ही, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इस साल भर कांग्रेस के पास कुछ हमला करने के लिए था नहीं, ये लैंड एक्ट में बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया गया। क्यों इस तरह से गड़बड़ी की भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कांग्रेस है जो इस पर सियासत करने से बाज नहीं आएगी, और हमें लगता है कि अभी संसदीय समिति में भी ये मामला लंबा लटकेगा जी। और भारतीय जनता पार्टी अब कैसे वो करती है, अच्छा तो यही रहेगा कि जो रीजनेबल बातें हैं उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको एकोमोडेट कर ले, और बाकी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उसमें एक और क्लाउज है, अगर रोड बनाई जाती है तो उसके 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर, मतलब 4 किलोमीटर दूर की जमीन है उसको भी सरकार एक्वायर करेगी। तो ये यही सब जो प्रोविजन है, ये बहुत लगता है कि इसको कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा। आप रेलवे लाइन बना रहे हैं तो रेलवे लाइन के 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर, 4 किलोमीटर जमीन और आप ले रहे हैं। भाई पहले भी अंग्रेज के जमानों में भी रेलवे लाइन बनी थी, उस समय जमीन एक्वायर की गई थी, तो उस समय तो जो ट्रैक है उसके पैरेलल 4 किलोमीटर जमीन एक्वायर नहीं होती थी। तो वो ये सब पर सोचना पड़ेगा, जो रीजनेबल है, पॉइंट वाइज है, जो लोगों को बदलाना पड़ेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। इसमें जो बीजेपी के नेता या सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है बहुत अस्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। उन्हें साफ साफ कहना चाहिए कि भाई देखिए ये आरोप लगा रहे हैं, ये सच्चाई है, ये आरोप लगा रहे हैं, ये सच्चाई है, तो वह तो स्पष्ट होता तो ठीक है। उल्टे आप सीधे हमला करना शुरू कर देते हैं कांग्रेस पर, तो हमला करना तो समस्या का समाधान नहीं है ना। मान लिया ठीक है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी बेहतर है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उसे सवाल का जवाब देना चाहिए, ना ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, सोनिया गांधी ने ये किया और हरियाणा की कांग्रेस सरकार ये कर रही थी। तो इससे लोगों की समस्या का समाधान नहीं निकलता। सीधे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सवाल दीजिए, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है उसका जवाब दीजिए। और ये बात सही है कि किसानों की जो बहुत बड़ी फौज है खेती पर, उसकी संख्या घटानी चाहिए। अगर अभी 60% किसान है या 55% किसान निर्भर है, किसान और मजदूर मिलाकर के खेती पर, तो उसका कम से कम 15% से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल 15% है। और उसको उद्योगों में समावेश करके ही ये समस्या का हल किया जा सकता है। अगर किसान आत्महत्या करना तभी बंद करेंगे जब उनकी आधा से ज्यादा आबादी किसानों की खेती छोड़ करके औद्योगिक क्षेत्र में आ जाए, सेवा के क्षेत्र में आ जाए। यह बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो भी जिस तरह का भी लैंड एक्ट बनाने की जरूरत है उस तरह का बना जाना चाहिए। लेकिन सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए कि हमारा
उद्देश्य क्या है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं वो साफ मैसेज जा रहा है। जिस तरह चाहिए जो कह लें कि जो सूट बूट की सरकार या कॉर्पोरेट के लिए किया जा रहा है, तो उसका प्रभावी ढंग से सरकार खंडन नहीं कर रही है। और जब खंडन प्रभावी ढंग से खंडन सरकार के तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है। श्याम जी, जहां तक बार बार वही आरोप हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सचमुच में सोया है उसको तो जगाया जा सकता है, पर जिसने उस प्रकार का रूप लिया है उसको कैसे जगाएंगे? नहीं, लेकिन एक भाई जहां एक किलोमीटर के लिए रेलवे ट्रैक के आगे और पीछे 2 किलोमीटर जगह लेने की बात ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर ये उसमें अमेंडमेंट किया है, और 1 किलोमीटर भी अनिवार्य नहीं है, 1 किलोमीटर तक ये उसमें लिखा है। नेशनल हाईवे के लिए वही है, रेल के पटरी के लिए वही है। जहां तक 5 साल का सवाल है, जो जमीन 5 साल के लिए, इसको व्यावहारिकता के तथ्य के आधार पे भी तो इसको देखना चाहिए। जिस जमीन को एक्वायर किया उसका 4 गुना मुआवजा दे दिया, एक बार वो विषय वहां खत्म हो गया, उस किसान को जमीन का खरीदी बिक्री क्या बंद हो गया क्या? उसको अगर जमीन ही लेनी है तो बाकी सब व्यवहार चल रहा है, वो जमीन से मुक्त नहीं हो सकता। अब सवाल इस देश में कानून व्यवस्था हम सब लोग जानते हैं, कोई भी रेल की ट्रैक का सर्वेक्षण से लेकर रेल पटरी चलने तक 5 साल में कोई योजना पूरी नहीं होती, और जब एक कुछ जमीन तक वो योजना पूरी हो गई, वहां इन्वेस्टमेंट हो गई और आगे के लिए रोक दी, क्यों? ये जमीन वापस जानी है। ऐसा अधूरा इन्वेस्टमेंट नहीं चल सकता। जहां परमाणु ऊर्जा यंत्र लगना है, 5 साल में वो पूरा नहीं हो सकता। कम लागत वाले घरों की योजना है, 10 साल की स्कीम है सरकार की, तो ये 5 साल में केवल टेक्निकलिटी के आधार पे ये पूरा नहीं हुआ तो ये जमीन छोड़ दो, ऐसा करना पूरा की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट फाइनल हो जाएगी। काम शुरू हो जाना चाहिए, निश्चित रूप से काम शुरू हो जाना चाहिए। 50 साल लगे, लेकिन कम से कम काम शुरू तो हो जाए 5 साल। बिल्कुल बिल्कुल, हम इससे सहमत है। 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, शेष की जो जमीन है 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। हम अधूरी परियोजना वाला देश नहीं बनाना चाहते। सेज के बारे में जो बात है उसके कानून में प्रावधान के अंदर काम कम से कम शुरू कर दिया जाए। निश्चित रूप से इस प्रकार की जिसके लिए जमीन ली है उस हेतु से काम शुरू हो जाना चाहिए, और लोगों को उसकी राहत मिलनी चाहिए कि हम ठगे नहीं गए, देश के विकास के हम भागीदार हैं। और जहां तक चौधरी जी ने बहुत अच्छी बात कही, जब तक खेती का लोड हम बाहर नहीं निकालेंगे, उनको अल्टरनेट हम उपलब्ध नहीं करा देंगे, तब तक खेती की समस्या कायम रहेगी। और आज तो कांग्रेस वाले जिस प्रकार की भूमिका कर रहे हैं, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इस प्रकार की स्थिति है। भाई गए 60 साल आप राज कर रहे, इस देश की इकोनॉमी इस स्तर पर लाने के लिए आप जिम्मेवार है, किसानों के हितैषी आप बनते रहे। 3 लाख किसानों ने आपके कारण आत्महत्या की है, हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करते रहे, इसका कोई जवाब नहीं। हमने क्या पाप किया उसके बारे में कोई सवाल नहीं, और आज आप हमें कटघरे में खड़े करके आप सवाल पूछेंगे। मोदी जी ने बार बार कहा है, मन की बात में कहा है, पार्लियामेंट में कहा है, देश को सब साक्षी रख के कहा है कि 1 इंच भी जमीन कोई कारपोरेट हाउस को नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भरोसा करना चाहिए, और सरकार की मंशा स्पष्ट है, नियत साफ है। सरकार विकास की ओर पूरे देश के देहात और शहर सबको साथ में लेके जाना चाहती है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो बात उपेंद्र जी कह रहे थे कि पॉइंटेड जब आपसे सवाल भारतीय जनता पार्टी या सरकार के तरफ से, जो कांग्रेस के पाप है उसको तो सजा मिल गई। वहां तो लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया, और कांग्रेस आज सत्ता से बेदखल है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार से पॉइंटेड सवाल पूछा जा रहा है, तो उसका जो उपेंद्र जी कह रहे हैं कि उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार के तरफ से नहीं दे करके कांग्रेस पे आक्रामक होना, क्योंकि अब आपको सत्ता मिल चुकी है। अगर विपक्ष में राहुल गांधी है तो आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में आपको डिलीवरी करनी है, आपको जवाबदेही आपकी है। श्याम जाजू जी ने कहा कि 4 किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर का प्रोविजन है, इसको स्पष्ट करे सरकार। पार्लियामेंट में बोले खड़े होकर कि 4 किलोमीटर नहीं हम 1 किलोमीटर ले रहे हैं, फिर बतला कि 1 किलोमीटर भी वो क्यों ले रहे हैं, जो 1 किलोमीटर जमीन वो खरीद रहे हैं वो किसको देंगे खरीद करके? क्या सरकार अपना कारखाना खोलेगी, या सरकार फिर किसी प्राइवेट सेक्टर को, कॉलोनाइजर को दे देगी? मतलब बहुत सारी बातें आज तक इस देश में जितना रेल का ट्रैक है या जो सड़क की जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई के अलावा जो जमीन आप ले रहे हैं 1 किलोमीटर भी ले रहे हैं, तो किसके लिए ले रहे हैं, क्या करेंगे उसमें? स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, प्लेग्राउंड बनाएंगे? श्याम जी, सबसे बड़ी बेसिक समस्या इस देश में यह है, प्राइवेट कॉलोनाइजर आज तक सभी औद्योगिक घरानों ने उनके सुविधा के लिए सभी बड़े महानगरों के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खड़े हुए हैं। जब तक ये खड़े होंगे तब देहात का आदमी रोजगारी के लिए जाएगा कहां, और जब तक वो देहात छोड़ के जाएगा तो देहात का पलायन हो रहा है।
इकोनॉमी पर उसका असर हो रहा है। और खेती तो घाटे का सौदा है ही, उसके बारे में तो बेसिक किसी ने सोचा ही नहीं। आज किसान को ट्रिब्यूनल में जाना होगा तो स्टेट लेवल का ट्रिब्यूनल काम कर रहा है। ट्रिब्यूनल कैसे काम करते हैं, किस स्पीड से काम करते हैं, कब तक वो किसान को न्याय दे पाते, ये नए कानून में जिला स्तर पर ट्रिब्यूनल तय करेगा और 6 महीने में उसका निर्णय होगा। जब तक किसान को मुआवजा नहीं मिल जाएगा तब तक उस जमीन पे काम शुरू नहीं होगा। किसान की जमीन पे काम करने वाले मजदूर को भी हम रोजगार उपलब्ध कर देंगे। जहां वहां जो जिस प्रकार के कारखाने आएंगे उसमें भी उसको रोजगार का साधन उपलब्ध करा देंगे। कितनी बातें कही है, स्पष्ट रूप से कही है। जब तक वहां अच्छी इंस्टीट्यूट खड़ी नहीं होगी तो लोग शहर की ओर भागेंगे ही भागेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। इसमें मुझे लगता है कि यह बिल जब पारित हो जाएगा तो शहर और देहात, ये जो खाई खड़ी है, ये जो विषमता है, जो फैसिलिटीज की जो विषम स्थिति है, वो भी कम होने में इसका उपयोग होने वाला है। और निश्चित रूप से किसान जब वहां से रेल पटरी जाएगी, जब वहां से नेशनल हाईवे जाएगा, जब वहां कुछ प्रोजेक्ट खड़े होंगे तो निश्चित रूप से किसान के जीवन में भी आमूलाग्र परिवर्तन करने की ताकत इस बिल में है और ये हम करके रहेंगे। जी रामादास जी, किसानों की जो बदहाली है, जो स्थिति है, उस पर चर्चा अलग से हम कभी कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की चूंकि सत्ता में सरकारें आपकी बहुत दिनों तक आपने इस देश पे राज किया है और आप कहते हैं कि आज की जो सरकार है वो कुछ उद्योगपतियों के लिए ये कानून बना रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये एक बहुत सरलीकरण, बहुत ही सरल तरीके से एक विपक्ष की भूमिका में आप हैं? ठीक है, जायज़ आप या हमला कर सकते हैं, लेकिन मेरिट को भी देखा जाना चाहिए कि अगर किसान सिर्फ उसी खेती पे निर्भर रहेगा, उनकी स्थिति नहीं सुधर सकती है। वहां पे विकास, वहां पे जो बात श्याम जी कह रहे हैं, आपने सुनी उनकी बातें, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन चीजों पे ध्यान, सियासत आप करते रहिए लेकिन साथ साथ तरक्की और विकास के लिए जो रास्ते खोले जा रहे हैं उसमें बाधक न बनिए? देखिए दिलीप जी, मैं सबसे पहले श्याम जी की 2-3 बातों का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं बाकी बात कहूंगा। श्याम जी ने कहा कि बार बार भाजपा नेतृत्व ये कह रही है। 19 तारीख को, पिछले महीने में 19 तारीख को जिस दिन कांग्रेस की रैली थी, उस दिन प्रधानमंत्री ने संबोधित किया अपने सांसदों को। उसमें उन्होंने कहा, मैं खुद सुना हूं, कि हिंदुस्तान में सीमेंट जो है वो 150 रुपए बोरी मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा है 150 रुपए बोरी। अगर शीर्ष नेतृत्व, आप इसको वेरीफाई करिए, गलत कोट कर रहे हैं। मैं खुद सुनने के लिए था, मैं अभी भी वापस रिपीट कर रहा हूं। पिछली सरकार जो सीमेंट का बोरा परचेस कर रही थी उसकी कॉस्ट 350 रुपए थी, और यह सरकार जो सीमेंट का बोरा परचेस कर रही है उसकी कॉस्ट 150 रुपया है। सरकार ने 150 रुपए से ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये 200 रुपए का अंतर है। क्या किसानों को 150 रुपए बोरी सीमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, लोग इस बात को एक हवा बना के रखे हैं कि किसानी जो है वो घाटे का सौदा है। मैं बड़ी विनम्रता से चौधरी साहब को मैं बता रहा हूं कि मैं शुद्ध किसान हूं। ठीक है, मैं आता हूं, दिल्ली में भी रहता हूं, गांव भी जाता हूं। आप दिलीप जी इस बात को जानते हैं कि मैं पूरी तौर पे किसानी पे निर्भर हूं और मेरी किसानी घाटे का सौदा नहीं है। मैं मुनाफा अर्जित करता हूं किसानी से। 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो करेंगे ही, वो क्या करेंगे? वो क्यों कर रहे हैं? अगर फायदा का सौदा है, नौकरी पेशा भी आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। रामाधार जी, अगर आप रामाधार जी आप उस इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाइए, लेकिन पहले यहां पे अगर किसानों के लिए खेती फायदे का सौदा है तो फिर इतनी आत्महत्या क्यों? क्या इस बात का जवाब? 125 करोड़ की आबादी में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या किया। निश्चित रूप से सारे आज इसी बाबत आप सरकार पे हमला बोल रहे हैं, उसी के कारण आपकी पार्टी और हत्याएं रुक गई क्या? या भूमि नहीं छीन ली जाएगी तो हत्या रुक जाएगा क्या? नहीं। किसानी घाटे का सौदा जिनके लिए है, उनके लिए उसको मुनाफे का सौदा बनाना होगा। और इसके लिए उसी के लिए वो कह रहे हैं कि किसानों को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए ये कह रहे हैं कि किसान को किसान न रहने दो, किसान की जमीन छीन लो, किसानी ना पनपे देश में, कॉर्पोरेट किसानी पनपे, ये कह रहे हैं। देखिए पूरे हिंदुस्तान में, भूदान की गुजरात में 17,000 हेक्टर जमीनें आइडियल पड़ी हुई है। चलिए आगे बंदोबस्ती क्यों नहीं की गई? आप आगे बढ़िए, फिर हम और भी हमारे साथ है जी। पूरे देश में आप महत्वपूर्ण बात कौन सा कहने जा रहे थे, जरा उसको कंप्लीट कर लें। देखिए औद्योगिक, अभी कह रहे हैं कि औद्योगिकरण के लिए भूमि की आवश्यकता है।
पूरे देश में औद्योगिक कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश में 5-6 हजार हेक्टेयर जमीन औद्योगिक क्षेत्रों के नाम पे आइडियल खड़ी नहीं है। तो पहले उन औद्योगिक क्षेत्रों में जो जमीनें अधिग्रहित करके खाली पड़ी हुई हैं, उन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को लगवाएं, वहां लोगों को रोजगार दिलवाएं, और भूमि की आवश्यकता हो तब दूसरी ओर देखें। जी, तो आप दो बात कुल मिलाकर के कृष्णवीर चौधरी जी दोनों तरफ पक्ष अभी मैं आपको भरोसे में लेते हैं, जी झूठ ना बोलें। एक तरफ श्याम जी कह रहे हैं कि आप देखिए जब 4 गुना मुआवजा मिल जाता है किसानों को तो फिर उस भूमि को वापस करने की जो स्थिति बनती है उसकी जरूरत होती नहीं है। श्याम जी, अगर मैं साफ तौर से इस सवाल को जो आपने जवाब दिया। एक बात और दिलीप जी, अभी जो संसदीय समिति बनाई गई है, भाजपा ने संसदीय समिति का अध्यक्ष भी उद्योगपति को ही बनाया है, उद्योगपति सांसद को ही बनाया है। बेगूसराय में इनके औद्योगिक क्षेत्र में इनके उद्योग हैं, मूंग के, और बड़े अच्छे उद्योग हैं इनके, बड़े बड़े साइज के उद्योग हैं। चलिए वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मैं आप उस पर जो कुछ कह रहे हैं, दोनों तरफ से आपने बात सुनी। वो कह रहे हैं किसानी नुकसान का सौदा नहीं है, वो फायदा का सौदा है। 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वो कह रहे हैं उसको बेहतर करने की जरूरत जरूर है, लेकिन 125 करोड़ की जनसंख्या में 3 लाख किसान आत्महत्या करना, उसको वो उतनी गंभीरता से शायद रामाधार जी नहीं ले रहे हैं जितनी गंभीरता से उन्हें लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जो बात श्याम जाजू जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए एक बार अगर आपने मुआवजा दे दिया, 4 गुना मुआवजा दे दिया, व्यवस्था कर दी, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। दिलीप जी, इसमें 2 बात बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये है कि अगर इतना मुनाफे का सौदा थी तो किसान को कर्जा क्यों देना पड़ा, सरकार क्यों मजबूर हुई? घाटे का सौदा है, कर्जा लेके खाद खरीदता है, कर्जा लेके बीज खरीदता है। जो किसान है, किसानों के नाम पर बड़े अगर लोग हैं, अब बहुत सारे बड़े लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं कह सकता, अमूमन जो ज्यादातर जो किसान, ज्यादा तो नहीं कहता, हाँ 50 लाख तो मेरे मित्र साथी संगठन में हैं, तो उनको तो मैं थोड़ा बहुत जानता ही हूंगा नजदीक से, थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूंगा ना। अगर अपने को भी माइनस कर दूं तो उनको तो मैं 24 घंटे देखता हूं। हकीकत यह है कि कर्जे में ही पैदा होता और कर्जे में ही मरता। इस बात को, सच्चाई को हमारे मित्रों को स्वीकारना होगा। दूसरी बात, श्याम जाजू जी, कांग्रेस झूठ बोल रही थी। अब मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री से कि कोई ऐसी बात ये वर्तमान सरकार ना कहे। 4 गुना मुआवजा हर जगह किसानों को कृषि भूमि का नहीं दिया जाएगा इस कानून के तहत जो 2013 का था, क्योंकि वर्तमान सरकार ने उस मुआवजे के क्लॉज को टच ही नहीं किया है, छुआ नहीं है, उस पर कोई बहस नहीं है जैसा था, क्योंकि वो कह रहे हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना, तो वर्तमान सरकार यही कह रही है 4 गुना, जबकि हकीकत यह है कि उसमें 2.5 गुने से लेके और 4 गुने तक है। अब वो भी क्या लिखा है उसमें लिखा है सर्किल रेट। सर्किल रेट क्या होता है? स्टाम्प ड्यूटी रेवेन्यू विभाग करता है जिले। भैया अब 1 मिनट मेरी सुन लीजिए, क्योंकि बहुत धोखा हो चुका है, धोखा ही देख रहे हैं। अब इस धोखे की बात को खुला डिस्कशन हो जाए तो पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 4 गुना नहीं मिलेगा, कहीं किसानों को आमतौर पर नहीं मिलेगा। 40 किलोमीटर की दूरी के बाद शहरों से, अब 40 किलोमीटर की दूरी पे कितने गांव आएंगे, कौन से आएंगे, ये प्रॉब्लम है। अभी राजस्थान के जो एक्वायर हो रही थी वहां कह दिया साफ कि हम तो 1.25 गुना देंगे, 1.25 गुना कंसोर्शियम होगा, 2.5 गुना देंगे। हरियाणा में साफ कह दिया कि हम तो 2 गुना देंगे। तो ये बात तो साफ करनी होगी। और दूसरा, ये जो जमीन की लूट का धंधा बनाया हुआ था कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से प्रदेश सरकारों ने, आप देखें ना नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ, कांग्रेस बोली नहीं है, चुप बैठे रहे, क्या करती रही है सरकारें, लूट मची है। ये किसानों को मुआवजा देने को पैसा नहीं है और भ्रष्ट और निकम्मी नौकरशाही और सिस्टम को खरीदने के लिए पैसा है। नेशनल लैंड यूज डेवलपमेंट अथॉरिटी विकसित राष्ट्रों के तर्ज पर भारत सरकार को बनानी होगी। फिर मैं रिपीट करता हूं, श्याम जाजू जी, नेशनल लैंड यूज डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरी बात सुनिए, उसमें हमको यह निश्चित कर देना चाहिए हमारे किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कितनी कृषि की भूमि हम चाहते हैं, कितना हम उद्योग के लिए चाहते हैं, कितना इंस्टीट्यूशंस के लिए चाहते हैं, कितना हम रियल एस्टेट के लिए चाहते हैं। और एक पॉइंट, जब ये कहते हैं कि हम गरीबों का घर बनाएंगे, कोई बिल्डर ये नहीं कहता कि मैं अमीरों के लिए बनाता हूं, तो उसकी एक रेखा, क्या हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए उन मकानों को बनाएंगे या हम एक निश्चित आय की सीमा के लोगों के लिए उनको बनाएंगे, वो भी सरकार को तय करना होगा। और एक अंतिम सत्य, बिना किसानों को सहयोगी और सहभागी बनाए हुए विकास शांतिपूर्ण संभव नहीं है। हकीकत, एक उदाहरण 1 मिनट में दे, दलीप जी काम की बात सुन लीजिए। अगर आप खेत के किनारे से निकलते हैं और किसान वहां खेत में काम कर रहा है,
आप कार से उतरिए, मोटरसाइकिल से उतरिए, साइकिल से उतरिए, बस से उतरिए, अगर आपने उसकी फसल में से एक फल या टमाटर से लेके ककड़ी, खीरा, तरबूजा से लेके आम का बाग है, आम से लेके संतरे का बाग, संतरा अगर आपने तोड़ लिया तो आपसे लड़ने पे आमादा हो जाएगा। अगर आप वहां खड़े हो गए, ये संस्कृति है इस देश की गांव की, अगर आप वहां खड़े हो गए, उतर के धीरे से खड़े रहे और आपने देखा, आपने कहा भैया क्या हाल है, भैया कैसे कर रहे हो, कोई क्या परेशानी है, भैया इसका एक मिनट दे लीजिए, आपको इसका कुछ दाम वाम भी मिलता है नहीं मिलता, उसके दिल की बात आपने छू दी, तो तुरंत आपसे कहेगा नहीं जी ये दिक्कत है। तो आप कहोगे भैया बड़ी मेहनत करते हो, ये सब इतना अच्छा पैदा करते हो, वो तुरंत आपको तोड़ के बिना मांगे, अगर आप तोड़ेंगे तो आपसे झगड़ा करेगा, आप प्यार से उसकी बात सुनेंगे, आप उससे बात करेंगे, वो तोड़ के एक नहीं चार लाएगा, आपको भी खिलाएगा, आपके परिवार के लिए भी आपकी गाड़ी में रख जाएगा। ये गांव की संस्कृति है। इस बात को जो ऐसे सलाहकार हैं सरकारों में, एक बात श्याम जाजू जी, सलाहकारों का बदलना बहुत अति आवश्यक है। ये कारपोरेट एग्रीकल्चर के मॉडल की बात करने वाले लोगों ने यूपीए का भट्टा बिठाया 1 और 2 का, और उन सलाहकारों ने मरवाया इस देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए, और वही लॉबी और वही लोग आज फिर इंटरनेशनल गेम के खिलाड़ी चतुराई से जगह जगह सेट हो रहे हैं। ये मैं बहुत सच्चाई और हकीकत बयान कर रहा हूं। ये बात मैंने कई मित्रों के साथ साझा करी है कि इनसे बचा लो। ये जो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ पहले हुआ वही अभी हो रहा है, किसानों को रोकने मैं आगे आ रहा हूं, तो मदद के लिए वाकई चीजें नहीं हो आप रही है। किसानों की जमीन लेना चाहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल पूरी दुनिया में फेल हो चुका है। अगर उसको कामयाब करना है तो कम से कम 70% में आपत्ति आ रही हो पीपीपी मॉडल में, तो 60% की किसानों की सहमति जरूर करिए, क्योंकि उनको सहयोगी और सहभागी बना के ही देश विकास के रास्ते पे शांतिपूर्ण चले। गांव में किसान चाहता है, रोजगार चाहते हैं, लेकिन उनको सहयोगी बना लीजिए। भूस्वामियों की सहमति जरूर करें। और नेशनल लैंड यूज डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैंने इसलिए कहा कि आप जब तक उसे तय नहीं करेंगे, जमीनों का धंधा प्रदेश सरकारों के लोग करते रहेंगे। उस धंधेबाजी को बंद करने के लिए आपको तय करना है, निश्चित करना है, देश को एक नई दिशा देनी है विकास के लिए। प्रधानमंत्री जी की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय न दिलीप जी, क्योंकि वो चाहते हैं विकास के लिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हम भी चाहते हैं कि जो कानून है उसमें खामियां हैं, कानून में खामियां हैं। एक तो मुआवजा निश्चित रूप में यह तय करना पड़ेगा कि बाजार भाव पर, सर्किल रेट पर नहीं, क्योंकि सर्किल रेट तो आप चलिए, मैं आपको ग्रेटर नोएडा में ले चल के खड़ा करता हूं गांव के अंदर, वहां सिकंदराबाद तहसील यहीं आपकी नजदीक पड़ती है, जैसे 60 किलोमीटर पड़ेगी, मुश्किल से 50 ही पड़ेगी। वहां आप जाके देखेंगे सर्किल रेट वहां जो है 1.5 लाख रुपए एकड़ है, और बाजार का भाव उस जमीन का जो है कम से कम 40 लाख रुपए एकड़ है। तो इस तरीके से पूरे उड़ीसा में आप चलिए मेरे साथ, आप महाराष्ट्र में हर जगह जो है ये, तो ये सही है। हमारे पास 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि गैर कृषि भूमि है। हमें पहले विकास में उसको प्रयोग करना है, उसको भरना है पहले, और जो उद्योगों के लिए पहले आवंटित की गई है, बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, उसका पहले प्रयोग करना चाहिए। SEZ की जमीन को पहले 100% प्रयोग करिए। ठीक है रमेश जी, यादव जी, आपसे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं बहुत कि किसानों के लिए स्थिति बेहतर करने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून जरूरी है या नहीं है? बहुत कम शब्दों में। किसानों के लिए, देश के विकास के लिए तो भूमि अधिग्रहण होना चाहिए, उसमें किसान का भी हित है। लेकिन भूमि अधिग्रहण करने के पहले जिसे आप किसान से आप भूमि ले रहे हैं, उसकी सहमति भी जरूरी है। तो जो पिछले कानून में कंसेंट का प्राविधान था 80% 70%, तो जो उसको हटा रहे हैं, तो एक हिसाब से ये ज़बरदस्ती है और तानाशाहीपूर्ण है, तो ये एंटी डेमोक्रेटिक है और एंटी प्रेजेंटरी है। तो इसका मतलब यह है कि सहमति जरूरी है, और कानून भी जरूरी है, उसमें किसानों की सहमति जरूरी है जी। और दूसरी बात यह है कि जिस चीज के लिए, जिस यूज के लिए आप जमीन ले रहे हैं, उसी के यूज के लिए जो है जमीन इस्तेमाल होनी चाहिए। बाद में लैंड यूज चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए अथॉरिटी बनना चाहिए जो बिल्कुल पूरे देश को फाइनल शेप हो। तो परियोजना पूरी होने में 50 साल लग सकता है, 100 साल लग सकता है, लेकिन अगर 5 साल तक वो स्टार्ट ना हो तो वो जमीन जो है किसान के पास पहली प्रायोरिटी में जिसकी जमीन है उसके पास जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है, लेकिन जब आप मुआवजा ले लेते हैं तो वैधानिक तौर पे मुआवजा लेने के बाद आपको क्या ये स्थिति खुद मैंने मांगे, मुआवजा उनको दिया जाता है। जो मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। उसके पास आपने जो मुआवजा दिया हुआ है वो उससे वापस ले लीजिए,
और पहले उसको जमीन प्रायोरिटी दीजिए। अगर वो नहीं खरीद पाता है तो फिर दूसरे को मौका दीजिए। जी ठीक है, लेकिन किसान को ही मौका मिलना चाहिए। ठीक है। पटना जिले में तेलपा एक गांव है, विक्रम थाना क्षेत्र में, वहां पे अंग्रेजों ने एयरपोर्ट बनाया था और 14,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। बाद में वहां से एयरपोर्ट शिफ्ट होकर पटना शहर में आ गया और वो एयरपोर्ट नॉन ऑपरेटिंग हो गया। सरकार उन सभी जमीनों को, उन्हीं किसानों को जिनकी जमीनें थी, उनको 99 बरस के लीज पे दे दी जी, और किसान खेती कर रहे हैं उस जमीनों पे। उपेंद्र जी, कुल मिलाकर के अगर हम तथ्यों पे नजर डालते हैं, बिल्कुल जो भूमि अधिग्रहण को लेकर सियासत काफी हुआ, अब तक लगातार सियासी बयान ही है, उसको लेके जो गंभीरता से जिन पॉइंट्स को जिसपे विपक्ष को भी, अगर आप देखें विपक्ष भी जिस तरह के कि कुछ उद्योगपतियों के लिए किया जा रहा है, आप अपने मित्र को देने जा रहे हैं, इस तरह के जो जुमले हैं, जो हमले हैं, आप सियासी तौर पे इसको जायज या कर रही थी जी, कुल मिलाकर के एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते अगर आप इतने गंभीर इसको मानते हैं तो आपको एक उसके लिए सही स्तर पे जो बहस का जो स्टैंडर्ड है, जो आप कहते हैं सूट बूट पहन के चोर आते हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, आप अपने राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अपनी सियासी आपका ये शैली आपकी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो कुछ बहस में आया है उसमें वाकई चीजें निकल के आई हैं कि कहाँ खामियां हैं? सही है कि जो बहस जो की जा रही है, खासकर विरोध में भी जो बहस की जा रही है, वो साफ साफ नहीं बतलाया जा रहा है। क्योंकि असली समस्या वही है जो चौधरी साहब बोल रहे थे कि इन लोगों ने भी वही काम किया है जो ये सरकार करना चाह रही है, तो इसलिए साफ साफ नहीं। यहाँ पे भी एक सवाल है कि क्या ये सरकार वाकई वही काम करना चाह रही है जो पीछे हुआ है, या ये आगे जाना चाह रही है? कि सरकार जो विपक्ष भी है बहस के द्वारा उसमें रोशनी तो नहीं डालना चाह रहा है, सिर्फ धूल उड़ाना चाह रहा है। हंगामा करके सिर्फ धूल उड़ा दो बहुत कि उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़े, लेकिन अगर रोशनी डाला जाए तो उससे कुछ बात बनेगी। क्योंकि यह बात सही है, रामाधार जी ने एक बात जो कही सुसाइड वाली, मैं आपको बतला दूं, पिछले 25 साल में जितने सुसाइड हुए हैं भारत में, उसका मात्र 12% ही किसानों ने किया है, जबकि खेती और पर आश्रित 55% लोग हैं जी। तो उस हिसाब से जो गैर कृषक है उनमें आत्महत्या ज्यादा हुई है, बल्कि उससे 5 गुना ज्यादा हुई है। एक, लेकिन दूसरा जो बोले कि खुशहाली है किसानों की, उसका वो फैक्चुअली इसमें एरर है, क्योंकि 55% मजदूर और किसान मिलकर 15% GDP क्रिएट कर रहा है जी। मतलब है कि 15 रुपये आप कमा रहे हैं 100 में 55% लोग, तो वो बहुत खतरनाक है। बाकी जो शेष 85 रुपये हैं वो कमा रहे हैं 45% लोग। तो इस तरह से खेती वास्तव में घाटे का सौदा है। 55 आदमी मिलकर के 5 रुपये की अर्निंग कर रहा है, जबकि देश का शेष 45 व्यक्ति है वो 50 रुपये की अर्निंग कर रहा है। तो इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ, आत्महत्या वाली बात से, और फायदे का है इससे मैं असहमत हूँ। और बाकी जो बहस चल रही है इससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही जी। दोनों तरफ से कोशिश हो रही है, विपक्ष की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि जो बात हमारे लिए ज्यादा दिलचस्पी रखती है उसको हम कहें। केंद्र की ओर, सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो दिलचस्प बातें हैं उसमें शायद कुछ फैक्चुअल एरर भी हो, जो कि चौधरी साहब बतला रहे थे, इसमें फैक्चुअल एरर बातें भी की जा रही है, लेकिन वही है दोनों अपनी अपनी दिलचस्पी की बातें कर रहे हैं और रोशनी डालने की जगह पर धूल ज्यादा उड़ा रहे हैं जी। श्याम जी, इस वक्त विपक्ष जाहिर है सत्ता से बेदखल है, तो आपके ऊपर हमला बोलना बहुत स्वाभाविक है, अपनी जमीन, सियासी जमीन को भी उन्हें अधिग्रहण करना है, लेकिन सरकार के तरफ से कम चीजों के बारे में साफ सुथरे तौर पे बताना आवश्यक है। जैसे अभी कृष्णवीर जी कह रहे थे, या हमारे साथ यादव जी कह रहे थे, या रामाधार जी कह रहे थे कि जो खामियां हैं, खास चाहे मुआवजा की बात आप कर रहे हैं, कितना आप कहते हैं 4 गुना का प्रावधान में, असल में प्रावधान हरियाणा में जाके 2 गुना हो जाता है, कहीं 1.25 गुना हो जाता है, कहीं 2.5 गुना हो जाता है जी। सर्किल रेट का दूसरा जो है एक उसमें कि मार्केट रेट और सर्किट रेट को लेके है, कई खामियां जो है साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये नजर, आपको भी लगता होगा कि नहीं ये चीजें हैं। आज दूसरी बात उन्होंने कहा सहमति की उन्होंने बात कही, इन चीजों पे क्या वाकई गंभीरता से विचार नहीं हुआ कि जो स्थिति आज बनते नजर आ रही है? जहां तक सहमति की बात है जी, मैं भी मानता हूं कि मेरा पेन कोई लेता है तो वो मेरे सहमति के बगैर लेगा तो मुझे मंजूर नहीं होगा, ये अगर मेरी धारणा है, पर ये थियोरेटिकल बात है। मैं बताता हूं आपको, 2000 एकड़ लैंड में अगर सिंचाई का कोई प्रोजेक्ट खड़ा होता है तो उसके 3 लाख हेक्टेयर जमीन को उसका फायदा होगा।
स्वाभाविक रूप से जिसकी जमीन 2000 एकड़ वालों की जाएगी उनकी सहमति मिलेगी नहीं, पर 3 लाख हेक्टेयर के जमीन के मालिकों की, किसानों का ही हित इसमें समाहित है। जहां गांव में नहर आनी है तो जिसके जमीन से नहर जाएगी उसका विरोध होगा, पर उस नहर का फायदा उस गांव को होगा। जिसके जमीन से इलेक्ट्रिसिटी की वायर जाएगी, जिसके टेलीफोन की वायर जाएगी, जिसकी जमीन से रेल की पट्टी जाएगी, उसका विरोध होने वाला है। और इस देश की कानून व्यवस्था तो हम जानते हैं, ऐसे विरोध के आधार पे वो विकास अगर हम रोकेंगे तो हम विकास के कई तो भी शत्रु हो रहे हैं। बाकी उसका रेल के पटरी का फायदा पूरे गांव को होने वाला है, जिसके जमीन से रेल की पटरी जा रही उसको भी होने वाला है। नेशनल हाईवे की भी वही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम 100% सहमति ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, सैद्धांतिक दृष्टिया वो ठीक लगती है सुनने में, पर व्यवहारता वो असंभव है। व्यवहारिकता नहीं है, विकास के लिए बाधक। आप ये कह रहे हैं कि विकास की जो रफ्तार है या जो उसको करने की सोच है वो, कश्मीर जी, ये यहां पे जाके उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने उदाहरण देके बताया। मैं ये बता दूं कि किसानों ने कभी सड़क के लिए, सिंचाई के संसाधनों के लिए, रक्षा के क्षेत्र के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र के लिए और शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए कभी विरोध नहीं किया। विरोध सिर्फ वहां आता है जब रियल एस्टेट खड़ा होता है या निजी कंपनियां होती हैं। मैंने इसीलिए कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार की योजना का कहीं कोई विरोध नहीं है। कभी किसानों ने, अगर कोई नाराजगी भी हुई तो खत्म हो गई कि भाई ठीक है तो हमारे भले के लिए हो रही। श्याम जाजू जी ठीक कह रहे हैं कि सिंचाई के डैम बनाने से, सिंचाई की नहर निकालने से, प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के लिए जो नदियों को जोड़ने की परियोजना है, तो क्या ये किसान के भले में नहीं है? अगर उससे उत्पादकता बढ़ेगी कृषि के क्षेत्र में, क्या वजह है कि पिछले 30 सालों के अंदर सिंचाई का एरिया मात्र 35% था, आज भी 35% है। मध्य प्रदेश ने जो सिंचाई का एरिया दलीप जी बढ़ाया, आपको याद होगा मैंने कहा था उत्पादकता बढ़ेगी, और आज मध्य प्रदेश की उत्पादकता बढ़ी। महाराष्ट्र के अंदर 71,000 करोड़ रुपए गए सिंचाई के नाम पर और 1 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नहीं हुई। इस तरीके का जो धोखा होता है किसानों के साथ वहां, श्याम जाजू जी, किसानों ने देश के विकास में कभी आपत्ति नहीं की। ये राजनीतिक दलों की सोच अलग है, उस पे आप मत जाइए। किसानों को सिर्फ 2 चीज पे मेरी बात है कि एक तो उसे अगर बाजार का भाव और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सहमति का डायलॉग नहीं की। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डायलॉग कर लेती तो ये कांग्रेस की नौटंकी नहीं चलती इस देश के किसानों में, क्योंकि किसान बहुत चोट खाया हुआ है, उसे डसा हुआ है पूरी तरह से। दो बातें कही। एक बात बहुत कि किसानों ने कभी भी उन कामों के लिए जो सरकार या पब्लिक के हित के लिए है उसके लिए कभी उन्होंने जमीन देने से न मना किया ना विरोध किया। निजी कंपनियां जब कुछ फायदे के लिए लगाती है और किसान को नुकसान होता है तो वहां विरोध होता है। ये कह रहे हैं कृष्णवीर चौधरी। मैं खुद आपको बताता हूं, इस देश का किसान ये कोई विषय नहीं है, किसान अच्छा है और जिसमें किसान का हित है। जैसे मध्य प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश आज देश में सबसे बड़ा किसान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाला देश बना है। जो बीमारू देश था वो विकसनशील देश हुआ है। उनको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस टाइम के प्राइस दिया है, नवाजा है, तो उसमें 2 बात नहीं है। मेरे क्षेत्र में खुद, मैं महाराष्ट्र से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, एक डैम बन के तैयार है, नहर के लिए रास्ता तैयार नहीं है, तो लोगों को पीने के पानी की योजना जो 20 साल से रुकी है आज उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। डैम बना है, आइडियल इन्वेस्टमेंट हो गई है, पर अभी तक वो योजना कार्यान्वित नहीं हो चुकी है। तो जहां तक ये सर्वसाधारण रूल नहीं कह रहा हूं मैं, वाइडर इंटरेस्ट में लोग सिंचाई वाले विषयों में आगे आके करते हैं, पर कोई ना कोई एक आदमी अगर खड़ा हो गया विरोध के लिए तो पूरा गांव का काम वो रुक जाता है। जहां वो रास्ता रुंदीकरण का बात है, रास्ता डबल करना है, एक आदमी ने स्टे ला दिया, पूरा रास्ता रुक जाता है। 90% उस रास्ते पे रहने वाले सबका इंटरेस्ट उससे बाधित होता है। इसको भी कभी तो भी हमको व्यावहारिकता के आधार पर सोचना होगा। जी रामादास जी, बहुत कम शब्दों में, सिर्फ हमारे पास समय खत्म हो चुका है। मैं एनडीए गवर्नमेंट के ही एक परियोजना का उदाहरण बहुत कम शब्दों में, मुझे एकदम 2 मिनट में 2 सेकंड जी। नालंदा जिले में एक परियोजना लाई गई रक्षा क्षेत्र में कुछ उत्पाद लाने की। 14,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ। उन 14,000 एकड़ में से 9,000 एकड़ भूमि जो थी वो भूदान द्वारा ली गई भूमि थी। कोई विरोध नहीं हुआ वहां पे। उपेंद्र जी का गृह जिला है वो। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए और अभी रक्षा उत्पाद को सहेजने के लिए 2 परियोजना मगध क्षेत्र में चल रही है। इन दोनों के लिए 7,000 और 10,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई, कोई विरोध नहीं हुआ।
तो ये कैसे सरकार मान के चल रही है कि मेरा नहर बनाने को और सड़क के चौड़ीकरण के लिए किसान लठ लेके खड़ा होगा और विरोध होगा? ये सब काल्पनिक यहाँ से मैं दलीप जी एक उदाहरण दे 10 सेकंड में। मेरी अपनी खुद की जमीन 4 रुपए गज में कांग्रेस ने एक्वायर की और वो 2 लाख रुपए गज में बेची है गाजियाबाद के अंदर, राजनगर के अंदर। तो दर्द ये होता है, ना उसमें कुछ बिल्डिंग बनाई, ना उसमें फिलिंग करी, ना उसमें कुछ किया। अब संयुक्त समिति के बाद आपको क्या लगता है ये भूमि अधिग्रहण पे सियासत एक तो शायद क्योंकि चूंकि अब संयुक्त समिति है, पार्लियामेंट में बात है, यहां से भाषणबाजी तो हालांकि जारी रहेगा, हमला भी जारी रह सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो भूमि अधिग्रहण कानून है ये कहां से कहां जाते हुए नजर आ रहा है? अभी तो हमें इसका भविष्य अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत है नहीं सरकार के पास। लोग फिर इनके कुछ जैसे जैसे विवाद बढ़ेगा तो जी, कुछ, लेकिन जो आप भी कह रहे हैं किसानों को स्थिति बेहतर करने के लिए जो कृषि पे निर्भरता है वो कम करनी होगी, तो निर्भरता कम करनी पड़ेगी, उद्योगीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। देश को आयात से बचाना होगा दलीप जी, सबसे बड़ी बात है। एक उदाहरण, रॉ शुगर का आयात आपने 11, 12, 13 में कराया, 21,000 करोड़ का गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो एक उदाहरण है। रामादास, उपेंद्र जी, कृष्णवीर जी और यादव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत